न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। आज फिर हमारे साथ वो पर्सनालिटी मौजूद हैं, अलहाज सैयद मोहम्मद काज़मी साहब, जो कि अलहाज भी हैं और सैयद भी हैं। और सैयद का मर्तबा आप लोग खूब ही जानते हैं कि जिस तरीके से हमेशा कहता हूँ, ये वो शख्सियत हैं न कभी झुके हैं न कभी बिके, हमेशा उस अंदाज में बात की जो आवाम के मफाद में हो और पाकिस्तान के मफाद में हो। तो आज एक ऐसी स्टोरी लेकर आए होंगे इंशाल्लाह, जो आप सुनेंगे और देखिएगा ज़रूर, ताकि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो मैं आज काज़मी साहब कई इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ मैं इनके, और उन पर कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन आज मैं वो सवालात करूँगा जो आप लोग चाहते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने कई केस सामने लेकर आए, तो आज वो चीज़ कहूँगा कि इन ऐसी स्टोरी लेकर आएँ जो हमारी आवाम को और लोगों को कुछ ना कुछ उससे सबक मिले। तो आइए चलते हैं सैयद काज़मी की तरफ और पूछता हूँ कि आज क्या कहेंगे इसके हवाले से। वालेकुम अस्सलाम। काज़मी साहब, मैं कई इंटरव्यू कर चुका हूँ आपके, और उनमें कार्रवाइयाँ भी हुई और पुलिस ने, IG साहब ने उस पर एक्शन भी लिया है, लेकिन आज आप क्या लेकर आए हैं जो हमारी आवाम को कुछ उससे सीखने को मिले? और नाज़रीन देखिएगा लाजमी इसको, क्योंकि काज़मी साहब हमेशा इस अंदाज में बात करते हैं कि आप लोगों के कुछ ना कुछ उसमें मकसद होता है और कोई ना कोई चीज़ सीखने को मिले। जी सर, आज जो एक मैटर मेरे सामने है वो एक बेवा का है। एक गरीब औरत, एक कम पढ़ी लिखी औरत, मज़लूम औरत, जिसके साथ अपने रिश्तेदारों ने, अजीज़ों ने नाजायज़ ज़्यादतियाँ की हैं। ये माशरे के वो नासूर हैं जिनको अयां करना बहुत ज़रूरी है, और आवाम के लिए भी एक सबक आमोज़ एक ये स्टोरी है, ताकि इसको देखते हुए लोग अपने अमाल को दुरुस्त कर लें। इसलिए कि रब्बुल आलमीन ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी अहकामात और हिदायत हम पर भेजी और पहुँचाई, उसके ऐन मुताबिक हमें चलना चाहिए, अमल करना चाहिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माल नाहक मत खाओ, यतीमों का हक़ मत खाओ। यतीमों और बेवाओं का हक़ खाने वाला कभी भी खुश नहीं रह सकता, वो और उसको दीन और दुनिया दोनों में इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। और ये देखने में आया इसी स्टोरी में, इस केस में, इस कहानी में इस चीज़ के अमलन सबूत सामने आए हैं। और बड़े अफसोस की बात कहना चाहिए कि बात ये है कि सगे रिश्तेदार वो ऐसे बदल गए जैसे काबे से काफिर। काज़मी साहब, मैं रुकूंगा। हकीकत मैंने हमेशा ये देखा कि अपने ही क्यों चोट पहुंचाते हैं, ऐसा क्या? सर, ये मादा परस्ती वाले लोग हैं, इन्हें ज़ाती मफादात ज़्यादा अजीज़ हैं। ये रिश्तों को पस-पुस डाल देते हैं, चंद सिक्कों के आगे ये बिक जाते हैं। इनका ये बेज़मीर लोग होते हैं, बेईमान लोग होते हैं, बदनीयत लोग होते हैं। ये स्टोरी, इस स्टोरी में जो चीज़ वाज़े हुई है वो ये कि जो देवर बड़ी भाभी को भाभी माँ कहते हुए ज़बान नहीं थकती थी, उन्होंने अपनी भाभी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। वो कब निकाला? जब भाई की आंखें बंद हो गईं। ये एक ऐसे ख़ानदान की कहानी है, वारसी ख़ानदान, बड़ा अच्छा ख़ानदान, बड़े अच्छे लोग। इनके सरबराह जो थे आलम फ़िरोज़ साहब थे। आलम फ़िरोज़ एक सिविल इंजीनियर थे और दुबई में मुलाजमत करते थे। उनके अपने कारोबार भी थे, उनकी अपनी जायदादें भी थीं। उनको शुरू से ये शौक़ था कि जायदादें बनाएं ताकि मेरी आल औलाद के काम आए। वो सारी ज़िंदगी मकान, प्लाट, बंगले, गाड़ियाँ ये ख़रीदते रहे और जमा करते रहे। उनकी बेतहाशा जायदादें कराची में मौजूद थीं। अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई और उनका दुबई में इंतकाल हो गया। मरहूम ने 2 शादियाँ करीं, एक महमूदा आलम से और एक कमरुन्निसा से। कमरुन्निसा हमारे पास अभी मौजूद हैं साथ में। अच्छा, मैं कोई भी बात ये करता हूँ तो मैं उसका पहले मोर देन इनफ एविडेंस की बात करता हूँ कि मैं खुद अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं बनाता, ना मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी बात करता हूँ कि जिसका मुझे जवाब देना भारी पड़ जाए या मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। कमरुन्निसा मौजूद हैं, उनकी बेटी मौजूद हैं, उनके दामाद मौजूद हैं। ये इसकी तायद करेंगे कि मैंने जो आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ कहा उसमें कितनी सदाकत है और क्या ये बात सही है, इनके मुताबिक है कि नहीं। तो अफरोज़ आलम साहब ने 2 शादियां करी, कमरुन्निसा से और महमूदा आलम से। महमूदा आलम से एक बेटा है हुसैन और कमरुन्निसा से एक बेटी है अस्मा। 2 बच्चे हैं उनके, 2 बीवियां थीं। अचानक उनका दुबई में इंतकाल होता है। वो वहाँ पर
फौत हो जाते हैं। उनके जितने ड्यूज़ हैं, जितना पैसा है, वो तमाम लेने के लिए उनकी पहली बीवी महमूदा आलम अपनी एक बहन के साथ जाती हैं और वहाँ से जाकर सारा माल और दौलत समेट कर ले आती हैं। लेकर नहीं जाती है। दूसरी बीवी को तो ख़बर ही नहीं लगने दी कि उनका इंतकाल हो गया है। दूसरी बीवी गुलशन इकबाल के एक बंगले C44 में रहती और उसमें उनके साथ उनका एक छोटा देवर रहता था, मोहम्मद अली और उसकी बीवी नसरीन, दो उस बंगले में रहते थे और कमरुन्निसा उस बंगले में रहती थी। इनको पता ही नहीं चलने दिया कि इनके शौहर का इंतकाल हो गया है। ये इस आसरे में रहीं कि अब मेरा शौहर आएगा, जब आएगा तब आएगा, कोई ख़बर नहीं। साबिर औरत थी, सब्र करके बैठी रही। अचानक इनको साथ सख्तियाँ और ज़्यादतियाँ शुरू हो गईं। कौन कर रहा था? पहली बेगम ने इनके ऊपर केसेस वगैरह करना शुरू कर दिए, बेदखल करने के लिए कोशिश करी, डराना धमकाना शुरू कर दिया, जिस पर इन्हें इल्म हुआ कि ये तो कोर्ट कचहरियों में पहुंच गए। ये परेशान हाल थी। देवर का इनका रवैया चेंज हो गया, भाभी का रवैया चेंज हो गया। नमाज़ पढ़ रही हैं तो जानमाज के आगे गंद डाल देना, इनके ऊपर तोहमतें लगाना, इनके ऊपर आवाज़ें कसना, इनको एक कमरे में कैद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया। ये औरत जो 400-600 गज के बंगले की मालिक, ये महल्ले में जाकर लोगों के झाड़ू बर्तन करने पर मजबूर हो गई कि रोज़ी रोटी के लिए झाड़ू बर्तन करती थी और ख़ामोशी से अपनी रोज़ी कमाती थी, खाती थी। क्योंकि शर्म की वजह से ये बेटी दामाद को भी नहीं कहती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इन वाक़यात से कोई वाकिफ़ था, कोई शख्स जो अमेरिका में रहता था, उस रिश्तेदार था या वो कोई रिश्तेदार नहीं था। उससे किसी ने कहा कि यार मेरे एक जानने वालियों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। तो उस बंदे ने कहा कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जो कराची में रहता है और वो ऐसे रफ़ाई काम करता है, तो मैं उससे रब्ता करता हूँ। उसने मुझसे अमेरिका से रब्ता किया। उसने कहा मैं ख़ुद हाज़िर भी होऊंगा, मैं आपका फ़ैन हूँ और मैं आपके साथ ये चाहता हूँ कि आप इस मज़लूम की मदद करें, जो मेरे लायक खिदमत हो, मैं हाज़िर हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप मुझे एड्रेस दीजिएगा। उसने मुझे एड्रेस दिया। मैं इनके पते पर पहुँचा। जब मैं इनके पते पर पहुँचा तो मैंने पूछा कि भाई कमरुन्निसा से मिलना है। तो इनका देवर मोहम्मद अली वो गेट पर आया और मुझे बड़ा घूरने लगा। और उसके बाद इसी दौरान ये आवाज़ सुनकर कमरुन्निसा और इनके पीछे इनकी बेटी अस्मा कमरे से निकलकर गेट पर आने लगी। जब ये आई तो ये भी हैरान थी। उधर वो गाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगा के गाड़ी को देख रहा, गाड़ी का नंबर देख रहा। मैंने उसको रोक के कहा, मैंने कहा भाई आप परेशान मत हो, जब मैं जाऊंगा आपको मैं अपना विजिटिंग कार्ड दूंगा, आपको गाड़ी का नंबर भी लिख कर दूंगा, अपना टेलीफोन नंबर भी दूंगा। आपको अगर कोई बात मेरी बुरी लगी है तो आप जो चाहें वो काम कर सकते हैं, अपनी कानूनी मदद ले सकते हैं मेरे ख़िलाफ़। मैं यहाँ कोई चोरी डकैती के लिए नहीं आया हूँ, मैं इन खातून से मिलने के लिए आया हूँ। इन्होंने जब मेरी बात करी तो बेटी ने इनसे कहा कि अंकल हम यहाँ अभी बात नहीं करेंगे, आप अपना नंबर दे दीजिए, हम बाद में बात करेंगे। उसने खामोशी से मुझे मेरे कान में ये बात डाली। मैंने उनको कार्ड अपने दिए और एक कार्ड उसको भी दिया कि ले भाई ये रख ले, तो भी राब्ता कर, अब रब्ता कर ले, जो करना है जो कर ले। मैं चला गया। बाद इन्होंने मेरे साथ मुलाकात करी, बात करी, फिर इन्होंने बताया कि इनके साथ क्या जुल्म ज़्यादती हो रही है। जब हमें ये भनक पड़ गई तो फिर हमने कोर्टों में जाकर खंगालना शुरू किया अपने वकला की, अपने पैनल की मदद से। तो पता चला कि एक ऐसे में 803 नंबर 803/2014 वो महमूदा आलम ने दाखिल करके शौहर की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया है, सक्सेशन सर्टिफिकेट ले लिया है, लॉकर्स तोड़ के लाकर खुलवा कर सारा जेवर, पैसा, बैंक बैलेंस, सब तमाम चीज़ें यानी उसने हथिया ली। मैं अफरोज़ आलम साहब की तकरीबन जो एसेट्स थे उनके वो 40 से 45 करोड़ रुपए के थे। बेशतर हिस्सा वो उन लेकर ले उड़ी। इनको ठेंगा दिखा दिया। जब इनको पता चला कि इनका तो शौहर ही इंतकाल कर चुका है तो ये बेचारी परेशान हो गई। फिर ये अपने इद्दत वगैरह गुजारने में लग गई, उसमें लग गई। हम कोर्ट कचहरी में मालूमात करते रहे। फिर उसके बाद हमने कोर्ट में दाखिल किया। डीजे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ईस्ट के पास ये अदालत में केस था जिन्होंने ऑर्डर पास किया था। वहाँ हमने फिर पिटीशन फाइल करी और उसको ऑर्डर को ख़त्म कराया और अदालत ने फिर ऑर्डर दिया कि ये चीज़ जो है आप जाइए सिविल कोर्ट में सूट फॉर पार्टीशन कीजिएगा, जो भी है, जो भी आपके अकॉर्डिंगली बनता है वहाँ के लिए। लेकिन उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। उस पर वो चिरागपा हो गई। इस चिरागपा होने के बाद मोहम्मद अली, अच्छा मोहम्मद अली के एक भाई और हैं मुस्तकीम जो अमेरिका में रहते हैं, वो हैं मास्टरमाइंड। उनके इशारों पर ये सारे काम करते हैं और इस जायदाद में से बेशतर हिस्सा लेके वो अमेरिका चले गए। अमेरिका से आए, समेटा और चले गए। ये औरत महमूदा आलम जो है नीम पागल हो गई। इसके हत्या कुछ नहीं लगा। फिर इसने क्या किया, परेशान हाल हुई तो एक बंगला है गुलिस्तान जौहर में,
उस पर रंग रोगन के लिए ये अड्डे पर गई अपनी बहन के साथ और एक चूना करने वाले बंदे को लेके आई जो एजाज नाम का था, कश्मीरी नज़ाद, कश्मीरी बंदा था वो आ गया चूना करने के लिए। 2-3 दिन चूना करता रहा। उस दौरान उसके कान में सुनगुन लगी कि ये तो मामला यहाँ तो बड़ा पेचीदा बिगड़ा हुआ है। उसने उसका फ़ायदा उठाते हुए हमदर्दी हासिल करी और वो पहले तो बेटा बन गया, फिर वो भाई बन गया, फिर उसके बाद फिर वो उसको सब कुछ बन गया और उसके बाद सब कुछ लेके चला गया। अब वो जायदाद का बेशतर हिस्सा जो है वो बहला फुसला के बेच बिचा के प्लाटों का पैसा लेके वो भाग गया कश्मीर। उसके बाद पता ये चला कि ये कश्मीर में बंदर नचाता था। बंदर और भालू नहीं लेके फिरते हैं बंदर नचाने वाले, तो ये बंदर नचाने वाला फिर आ गया यहाँ कराची में। तो यहाँ तो बंदर नाचते नहीं हैं। इसने चूना करना शुरू कर दिया। ये चूना करने आया था और महमूद आलम को चूना लगा के चला गया। वो जायदाद का वो हिस्सा ले गया। कुदरत की मार देखें कि तुमने किसी का हक ना खाया, दबाया, अल्लाह ताला ने इस तरह निकाल दिया। वो पैसा तो वो चला गया। महमूद आलम को इतना शौक़ लगा कि महमूद आलम का इंतकाल हो गया। अब रह गया हुसैन, उनका वारिस सिर्फ बेटा, हुसैन बेटा है, वो रह गया। अब बेटे से अप्रोच किया कि भाई बात यह है कि ये केस भी हमने किया हुआ है, बैठकर तस्फिया कर लो, इनका जो हक़ है इन्हें दे दो, हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं, शरई हक़ है, शरई, वो तुम्हें यहाँ भी देना है, आखिरत में भी देना है। वो राज़ी नहीं हुआ। आखिर को आखिरी वक्तों में वो राज़ी हुआ। उसने आया, कहने लगा कि तुम, पहले तो उन्होंने हमें ऑफ़र दी, हमें ये ऑफ़र दी कि आप 2 करोड़ रुपया लो और इनको बाप बेटी को भगा दो, और इनके पास इतना तप्पड़ नहीं है कि लड़ सकें, इनके पास तो 2 रुपये भी नहीं है, तो इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? मैंने कहा इनको तो अल्लाह सपोर्ट कर रहा है। बहरहाल वो नहीं मान चला गया, हम नहीं माने। तो फिर उसने इनसे रब्ता किया जो इनको घर की नौकरानी बताते थे कोर्ट कचहरी के पेपर में कि ये हमारी नौकरानी है और अब ये मालकन बन रही है, ये झूठी औरत है, गलत है। उसने तस्लीम किया कि ये मेरी माँ है। उसने मेरे ऑफिस में तस्लीम किया कि हाँ ये मेरी माँ है और अस्मा मेरी बहन है और मैं इनको हिस्सा देना चाहता हूँ, लेकिन मैं इनको अभी 1 करोड़ दूंगा और 3 करोड़ मैं इनको बाद में दूंगा। कुछ मेरी प्रॉपर्टियाँ फंसी हुई हैं, एजाज नामी कश्मीरी हमें धोखा दे के चला गया है, मैं उससे निकालूंगा तो इनको दूंगा। हमने उसको ये सजेशन रखी कि भाई इतनी जायदादें तुम्हारे पास हैं, इसका मकान है C44 गुलशन इकबाल का, वो आप इसको दे दो जहाँ ये रहती थी इज़्ज़त से। ये बेवा औरत है, कहाँ जाएगी? इसको पैसा नहीं चाहिए, इसको ये सर छुपाने की जगह दे दो और इसके अलावा इसे कुछ नहीं चाहिए, बाकी हम सब तुम्हें लिख के दे देते हैं। वो यहाँ से चला गया लेकिन नहीं माना। केस हमारा चल रहा था अदालत के अंदर, अदालत में हमारी अपील लगी हुई थी कि साहब ये हमारा शरई हक़ है, वो हमें नहीं मिल सका। अदालत ने कहा जी कागज़ात पूरे ओरिजिनल कागज़ात लेकर आओ। अब बताइए एक बेवा के पास वो ओरिजिनल कागज़ात उसके पास कहाँ? ओरिजिनल कागज़ात तो पहली बेवा ने रखे हुए थे जिसने वो दिखा के अदालत से सक्सेशन सर्टिफिकेट लिया था, तो डॉक्यूमेंट तो सारे उसके पास थे। और ये अंडरस्टूड है, ऑन रिकॉर्ड है कि जब उसने SMS सर्टिफिकेट लिया, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का लिया, तो जाहिर है उसने अदालत को कागजात दिखाए होंगे जभी तो मिला। मिल्कियत बताई होगी कि अफरोज़ आलम फ़िरोज़ की है जभी तो मिला। तो आलम फ़िरोज़ के तो ये बीवी है, इसने अपना निकाहनामा दिखाया, इसने अपना फ़ोटोग्राफ दिखाया, सब कुछ दिखाया, लेकिन वो अदालत ने कुछ नहीं सुना, उड़ा दिया। अब इनकी अपील लगी हुई है सिंध हाई कोर्ट के अंदर। सिंध हाई कोर्ट में मुझे कम से कम, मुझे किसी को यकीन हो या ना हो, मुझे ये यकीन कामिल है कि सिंध हाई कोर्ट से इंशाल्लाह इनके हक़ में फ़ैसला होगा, क्योंकि बनता है, जायज़ है ये। सर फिर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इतने सख्त हो गए इस वक्त शरई वरासती हक़ के लिए कि वो तो उन भाइयों को 10 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने तक की सज़ा दे रहे हैं। जितने अरसे वो प्रॉपर्टी रख रहे हैं उसका किराया तक दिलवा रहे हैं। तो हाई कोर्ट कैसे नहीं दिलवाएगा इनको? मेरा यकीन है कि जब बात इंसाफ की होगी तो इनके हक़ में फ़ैसला होगा। और मैं यही अपील करूंगा चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से और चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से कि ये बेवा को 12-13 साल हो गए रुलते हुए। 12-13 साल से ये बेचारे बेटी दामाद, जो पहली शौहर से इनकी बेटी है ये सलमा और इनका बेटा दामाद जो है बरकत अली, इन्होंने इनके अपने घर में पनाह दी हुई है। ये अपनी माँ की तरह इनकी खिदमत कर रहे हैं, इनकी दिलजोई कर रहे हैं। अल्लाह इसको इनका भी अजर देगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अदालत इनको इनका शरई हक़ दे। वो एक बेटी इनकी है जो अफरोज़ आलम फ़िरोज़ की बेटी है, और वो अपने बेचारे घर में वो भी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारी है। उसका हक़ है, शरई हक़, उन्हें हक़ दे दें। अब होता क्या है कि ये देखिए इनकी तस्वीर सारी मैं आपको दूंगा जो आप ये रिकॉर्ड पर लगाएं कि ये शादी के वक्त की हैं, निकाह हो रहा है, निकाह की है, निकाह ख्वान के साथ ये मौजूद हैं। नाज़रीन, ये वो तस्वीरें हैं जो आप हमारे कैमरे पे देख रहे होंगे।
कि जो इनकी शादी हुई थी वो तस्वीरें। दूसरी तस्वीर में आपको ये आलम फिरोज़ का भाई है, मोहम्मद अली इसका नाम है। ये भी आप देख रहे होंगे, ये भी रियल तस्वीरें हैं, ये कोई बनावट नहीं मैं दिखा रहा हूँ, ये रियल दिखा रहा हूँ। कादमी साहब बैठे हुए हैं सामने, वो भी हैं, आप दिख रहे होंगे, और ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कोई 2 नंबर नहीं। ये भी देखा, ये दूसरी- निकाह के बाद की तस्वीरें, जो सलामी होती है हमारे मुसलमानों में, देखा होगा आपने, तो वो तस्वीरें हैं जो रियल तस्वीरें हैं, और ये इनका हक है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि उसको नहीं मिलना चाहिए, दोनों बीबियाँ अगर उन्होंने शादी की तो दोनों का हक बराबर मिलना चाहिए, ना कि एक अगर उसका सब कुछ खा जाए। ये काजी जिन्होंने निकाह पढ़ाया था, ये उनकी तस्वीर है, ये भी आप देख सकते हैं। और मैं इन लोगों से भी मिलाऊंगा भी आपको, ये हमारे साथ बैठे हुए, ये भी आपको मिलाऊंगा मैं। और तीसरी तस्वीर कौन सी, और ये निकाह की दुआ हो रही है, ये निकाह की जो दुआ हो रही है, जो निकाह पढ़ाने के बाद आखिर में दुआ की जाती, ये उसकी तस्वीर है। ये भी आप कैमरे पे देख रहे होंगे, एक एक चीज़ का सबूत है इनके पास। कभी भी कादमी साहब ने ऐसा केस नहीं लिया जिसका कोई आगे पीछे कोई गवाह ना हो, कोई सबूत, इसके एक एक चीज़ के सबूत है। और दिखाइए सर, ये फैमिली बैठी है, ये इनकी पूरी फैमिली बैठी हुई, जो निकाह के बाद बैठते हैं, जो तस्वीरें बनती, वो भी सबूत इनके पास हैं एक एक चीज़ का। जिस तरीके से मैंने कहा कि कादमी साहब कभी भी कोई ऐसा केस नहीं लेते हैं जिसका कोई सर पैर ना हो, एक एक सबूत है इनके साथ। और ये कौन सी है सर? इस तस्वीर में वो देवर बैठा है, ये मोहम्मद देखें, अली। देवर मोहम्मद अली, जिसने इन पे गैर कानूनी तरीके से हथिया लिए सारी चीज़ें और इनको दरबदर कर दिया। तो ये भी देखिएगा, ये भी कैमरे पर आप देख रहे जो होंगे। भाई की जिंदगी में कहता जो- था तू भाभी नहीं मेरी माँ है। देखें, हाँ, जिस तरीके से हमारे मुसलमानों में कहते हैं कि भाभी एक माँ की दर्जा रखती है, और उसको कहता भी था कि माँ है, लेकिन उसके साथ इसके साथ क्या किया, जो कादमी साहब की ज़ुबानी आपने सुनी कि हकीकत क्या थी। और ये कौन है सर? ये हुसैन है, हुसैन सन ऑफ ये हुसैन और सन ऑफ आलम फिरोज़ हैं, उनकी तस्वीर बच्चे की। और ये भी आप देख रहे होंगे कैमरे में, ये भी एक एक चीज़ का सबूत आपको नज़र आ रहा होगा, ये कोई हम बनावट नहीं दिखा रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि वो यहाँ पे कादमी साहब रखिएगा, तो यहाँ पे वो तीनों लोग आए हुए भी हैं, मैं उनसे भी आपकी गुफ्तगू कराऊँगा कि ताकि जो कादमी साहब ने बताया कैमरे के सामने, उसमें हकीकत कितनी है, मैं उन्हीं की ज़ुबानी दिखाऊँगा आपको। और हमेशा कादमी साहब ने, हमने जिस तरीके से कहा कि केस को जब ही लेते हैं जब उसको तहकीकात करते हैं, तहकीकात करने के बाद फिर स्टोरी सामने लाते हैं, और स्टोरी को फिल्मी स्टोरी नहीं, ये हकीकत रियल में स्टोरी है, ये कोई वो फिल्मी स्टोरी नहीं जो कहीं आपने फिल्म में देखा और आपने कहा कि ये स्टोरी, ये हकीकत है और ऐसा हुआ है। और गुलशन इकबाल में बंगला है और वो मेरे साथ मौजूद है, मैं चलता हूँ, उनसे आपकी गुफ्तगू कराता हूँ, आइए चलता हूँ। अच्छा, ये सलमा मेरे साथ मौजूद हैं, जो आपकी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये उनकी बड़ी बेटी। आइए इन्हीं से हम शुरुआत करते हैं कि हकीकत क्या है और ये क्या बताएं। क्या नाम है आपका? सलमा। सलमा बरकत। आपके वालिद का नाम क्या था? मेरे वालिद का नाम अशफाक अहमद। अशफाक अहमद। क्या वाकया, थोड़ा सा चंद जो मेन चीज़ें बताएं, बाकी आदमी साहब तो बता चुके, लेकिन आप उसको वेरीफाई करें कि हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि शादी हमारे अम्मी से जो है ना आलम फिरोज़ ने शादी की थी, और जो है ना उनको 13D में रखा था शादी करके। और दूसरे ये कि हमारी माँ के साथ बहुत जुल्म किया था उन्होंने। ये किसने किया जुल्म आपकी वालिदा? ये जो है ना अम्मी की देवरानी, आपकी जो सौतेली वालिदा है उन्होंने? सौतेली वालदा ने भी किया और अपने देवरानी को बोल के किया, क्योंकि अम्मी के साथ देवरानी रहती थी, देवर और देवरानी रहते थे, उन्होंने किया ज़्यादा। और इसकी पुश्तपनाही जो है ना हमारी स्टेप मदर कर रही थी। आपका नाम क्या है? कमल। अच्छा, ये हमारे साथ कमरुन निशा हैं, जो कि पहली बीबी हैं ये उनकी, और दूसरी बीबी जिस तरीके बच्ची ने बताया कि हमारी वालिदा के साथ बड़ा जुल्म हुआ, तो इन्हीं की ज़ुबानी मैं सुनूंगा कि अब इसमें हकीकत कितनी है। अच्छा, नाम अपना बताएं जरा आप भी, कि हमने कहीं गलत तो नहीं ले लिया। नहीं, मेरा नाम कमरुन है, और आलम फिरोज के वो पहली बीवी है, मैं दूसरी अच्छा, आपकी बीवी जब शादी हुई थी तो सारे खानदान वाले शामिल हुए थे या लव मैरिज हुई कहीं? हूँ। लव मैरिज हुई थी। तो हाँ, खानदान के लोग तो शामिल हुए थे? नहीं, कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। इसलिए कि हमारी खाला के ये बेटे हैं, सगी मेरी माँ। अच्छा, आपके शौहर और रिश्तेदार थे आप? हाँ, हमारी अम्मा, इनकी अम्मा सगी बहन है, सगी बहन है। तो लव मैरिज हुआ था, और ये मेरी बच्चियाँ मैं लेके आई। शादी के कितने साल हो चुके हैं आपके टोटल? अब ये तो मुझे नहीं ना याद, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी तो नहीं ना, ये मेरी बेटी बता बेटी देगी। होगी तकरीबन 30-35 साल तो हो गए होंगे शादी का। ये पहले शोहर से बेटी है, और दूसरे शोहर की जो बेटी है वो अस्मा है। नहीं काजी साहब, ये मैं पूछा कि शादी के तकरीबन कितने साल होंगे? 20-25 साल तो हुए होंगे मैक्सिमम, क्योंकि इनकी उम्र के हिसाब से। उसके हाँ। बाद आपकी शादी के कितने दिन के बाद दूसरी शादी करी उन्होंने? शादी तो वो पहली भी। अच्छा, पहली वो थे, आप दूसरी हैं। पहली बीवी है
जी नाज़रीन, पहली बीवी अलग थी और ये दूसरी है जिनके साथ जुल्म हो रहा। हाँ, और ये बेटे को हमने पाला था, उसको बेटे को हम ही ने पाला अच्छा, था। जब उनका शौहर का आपके इंतकाल हुआ तो आपको पता कैसे नहीं चला, आप कहाँ थी उस टाइम? घर ही पर थे, मगर मेरे से बात नहीं करते थे। फ़ोन आता था मेरे वो मुस्तकीम का आता था, ये मेरे देवर के पास। अब मैं पूछती थी कि भाई मेरी बात करवा दो, किससे बात कर रहे हो? तो कह रहा भाईजान की तबीयत ख़राब है, भाईजान बात नहीं कर सकते हैं, ना वो बोल नहीं सकते हैं, सुन तो सकते हैं, मेरी बात तो करवा दो। तो कह रहा फिर बंद कर देते थे। बंद करने कहने बताए तो दिए भाई के तो तबीयत आपके शौहर का नंबर आपके पास नहीं था? नहीं, मेरे पास था, मेरे को मिलाना नहीं आता था बेटा। हाँ, क्योंकि आज पढ़ी लिखी हाँ, नहीं, मेरे इनको को इतना मिलाना नहीं पता नहीं कि सीधी सादी औरतें हैं। बहुत से लोगों को आज भी इसके मामले में कुछ नहीं पता होगा। हाँ, तो फिर उसको मैं कहती कि मैं मुस्तकबिल को बोलो मेरे से तो बात कर ले। तो मेरा ये देवर मेरे से लड़ने लग जाता था, कहता है बताए तो दिए, अब क्या पूछोगे, क्या बताओ, बताए तो दिए कि भाई की तबीयत ख़राब है। उसके बाद में उसका जब इंतकाल हुआ तो भी हमको नहीं बताए। अच्छा, इंतकाल जब हुआ तो आप उसी घर में मौजूद थी जहाँ उनकी बॉडी आई या अलग था? नहीं, उनको बॉडी यहाँ लाए नहीं। अच्छा। नहीं लाए, हम यहीं पर थे, उसके बॉडी वहीं पर उसको दफनाएंगे। सऊदी अरब, दुबई में। हाँ, तो हमें नहीं बताएं। फिर मेरे देवर देवरानी घर किराए पर उठाने जा रहे थे, तो मैं बीच में जाके खड़ी हो गई कि भाई किसके इजाज़त से घर किराए पर उठा रही हूँ? मैं तो कहने लगी कि आप कौन होती हैं, आपके मियाँ तो मर चुका है, आपका तो कोई हक ही नहीं ना। ये आपका तकरीबन कितने दिन के बाद आपको पता चला, कुछ अंदाजा है आपको? मेरे को 4-5 साल के बाद मेरे को पता चला, क्योंकि मैं बस जैसे हवाई में बता दे रहे हैं, फ़ोन उनके पास आ रहा है, जाके खड़ी हो रही हूँ, बात कर रही हैं, भाई बोलो मेरे नंबर पर फ़ोन करके मुझसे बात कर लें, बातें ही नहीं करवाते थे। जी नाज़रीन, हकीकत तो ये है कि शरीफ औरत हैं, ये पढ़ी लिखी भी नहीं, और ये दूसरी बीबी हैं, और इन्हीं के जो शौहर थे वो इनके रिश्तेदार थे, यानी इनकी जो वालदा हैं और इनके शौहर की वालदा दोनों बहनें हुआ करती थी, और इनकी लव मैरिज हुई। लेकिन उनके इंतकाल के बाद इनको कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि ना तो इनको नंबर मिलाना आता था, ना इनका फ़ोन कोई रब्ता, लेकिन रहती उसी घर में थी। 4 साल के बाद इनको पता चला, जब हकीकत उस घर को किराए पर उठाया जाए, इन्हें कुछ नहीं दिया। आज ये करोड़ों की मालिक है, जिस तरीके से काज़मी साहब ने बताया, करोड़ों की मालिक है। लेकिन आज इस वक्त 2026 चल रहा है, और इस टाइम ये वहाँ पे घरों में काम करती हैं, एक नौकरानी बन के लोग घरों में बर्तन चूल्हा करते तो अपने घर का पेट पालती, अपने दामाद के घर में रहती। ये कैसा कानून है कि अगर एक शौहर की, ठीक हमारे इस्लाम में 4 बीवियाँ जायज़ हैं, अगर आपकी हैसियत है आप उनको रख सकते हैं दीन के हवाले से, तो चारों का हक बराबर होना चाहिए। ये तो सिर्फ 2 हैं, लेकिन दोनों में से उनके इंतकाल के बाद एक ने सारी प्रॉपर्टी उनकी ले ली, जो बैंक बैलेंस था वो ले लिया, जिस तरीके से आदमी साहब ने बताया, सब कुछ ले लिया, इनको दरबदर कर दिया। लेकिन आज इंशाअल्लाह काज़मी साहब ने जिस तरीके से कदम उठाया है और कोर्ट में जाकर केस किया है, तो इंशाअल्लाह इस पे ज़रूर इनकी इंसाफ होगा, क्योंकि जिसका हक है उसे मिलना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि दूसरी बीवी है उसको भी दरबदर किया जाए, नहीं, उसका हक उसे दिया जाए, इनके बच्चों का हक इन्हें दिया है, क्योंकि दोनों से औलादें हैं। तो इनके दामाद भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि दामाद से भी आपकी इनके गुफ्तगू हो सके। तो ये पूछें कि इनकी शादी कब हुई थी और क्या। सर आपका नाम क्या है? बरकत अली सर। बरकत भाई, आपकी शादी इनसे कब हुई थी? 2006 में। आपको पता था आपके जो ससुर साहब हैं उनका इंतकाल हो चुका था? नहीं पता था? ये तो काफ़ी टाइम के बाद पता लगा, 3-4 साल के बाद में। यानी आपकी शादी से पहले इंतकाल हुआ था या बाद में हुआ था? नहीं, शादी के बाद हुआ है मेरा ख्याल। शादी के बाद हुआ। जी। उस टाइम तक आपको नहीं पता कि आपके ससुर कहाँ हैं? मुझे इतना इल्म था कि दुबई में है। अच्छा। जी। शादी आपकी उसी घर से हुई जिस घर में रहती थी? नहीं, अपने घर पे अच्छा। लेके आया था वहाँ से। नहीं, देखिए हमारे इस्लाम के अंदर या वैसे भी जब कहीं शादी होती तो बड़े लोग जाते हैं घर के, वहाँ मालूमात करते हैं इनके वालिद कौन है, वालदा कौन है, ननिहाल वाले कौन है, उसके बाद शादी हुई। आपकी लव मैरिज हुई? ये लव मैरिज है। आपकी लव मैरिज? जी। यानी आपने दोनों ने शादी की, घर जी। का कोई बंदा नहीं बैठा? नहीं। अच्छा। तो अब आपकी जो सास है वो कहाँ रहती है? अभी फ़िलहाल मेरे पास है। आपने खुद रखा हुआ है? जी हाँ। आप क्या मुतालबा करेंगे जिस तरीके से काज़मी साहब ने हुक्मरानों से कि आपके सास को हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्या कहेंगे आप? बस मेरी तो हुकाम बाला से यही अर्ज़ है कि इनका हक है, जो इनका हक है माँ बेटी का, वो इनको दिया जाए।
और ये हकदार हैं, बिल्कुल कोई जालसाजी नहीं इसके अंदर, सारे एविडेंस काज़मी साहब के पास है। हमने जो भी इन्होंने हमको बोला तो हमने इनको प्रोवाइड किया है। बाकी सारा मैटर ए से लेके जेड तक काज़मी साहब देख रहे हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट है हमारी। जी नाज़रीन, आपने देखा जिसमें तीनों माँ बेटियाँ और दामाद भी मौजूद थे, और काज़मी साहब ने जिस तरीके से इनका केस लिया है और आगे बढ़ाया है, तो काफ़ी उसमें मोड़ आएंगे और आए भी हैं। लेकिन अब इन्होंने जो सिंध हाई कोर्ट में दाखिल किया तो इंशाल्लाह इनका हक लाजमी मिलेगा, जो कि आपको देखना है कि कैसे मिलेगा। अब इसका काम काज़मी साहब का है, तो मैं काज़मी साहब की तरफ एक आखिरी मैसेज और पूछूंगा, काज़मी साहब क्या कहेंगे आखिर। काज़मी साहब, इनकी तो मैंने गुफ्तगू सुन ली है सारी, तो आखिरी मैसेज क्या देंगे हमारे उन कराची के लोगों को, और जैसे जिस तरीके से अपने रिश्तेदारों में लोग प्रॉपर्टी कर लेते हैं, तो क्या मैसेज छोटा सा क्या देंगे? सर, मैं उन तमाम अफराद को बड़ा मुअद्दबाना तरीक़े से ये गुजारिश करूँगा कि कुरान और सुन्नत के हवाले से जो हमें तालीमात दी गई हैं उस पर अमल करें। माल नाहक ना खाएं, यतीमों का माल ना खाएं, यतीमों के सर पर हाथ रखें। जो अल्लाह के महबूब का हुक्म है और उनकी सुन्नत है और उनके अल्लाह के अहकामात के ऐन मुताबिक ये हिदायत हम तक पहुंचाई गई हैं। जो माल नाहक खाएगा, जो यतीम बेवाओं का हक़ खाएगा, वो दीन दुनिया में ज़लील व ख्वार हो जाएगा। आए दिन आप ये मिसालें देखते हैं, आए दिन आपको इसकी दलीलें मौजूद सामने आती हैं, मिलती हैं। तो इससे होश के नाखून लें और ऐसा अमल ना करें। देने में भलाई है, लेने में भलाई नहीं है। जी नाज़रीन, एक इसके साथ पैगाम भी है उन मुसलमानों के लिए और उन इंसानों के लिए जो हैवान बने हुए हैं आज चंद पैसों के लिए। यार, करोड़ों भी हैं, अरबों भी हैं, लेकिन किसी ने खूब कहा कि कफन में जेब नहीं होती और ना कब्र में अलवारियाँ और तिजोरी हुआ करती। यही मरना है और फिर जाना है। और जिस तरीके काज़मी साहब ने कहा कि जिसका हक है उसके देना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी खुरखुरू होंगे, वहाँ भी, वरना यहाँ भी जलील होंगे और वहाँ भी। क्यों कि एक बहुत बड़ा जिहाद कर रहे हैं काज़मी साहब, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया हुआ है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।